समोसा कटलेट भजिया चाय, समोसा कटलेट भजिया चाय। ठंडा मीठा ऑरेंज लिम्का गोल्ड स्पॉट थम्स अप, ठंडा मीठा ऑरेंज लिम्का थम्स अप। वाली गाड़ी से चले जाएंगे, चलो ना, चलो छोटी, हमेशा लेट होती है। आजा मंजली ले गई छोटी वाली गाड़ी से चले जाएंगे, मंजली चल आ रही हूँ। चले जाएंगे। मंजली छोटी भी नहीं आई। मैं अभी जरा अच्छा मैं सामान रखती हूँ। दाल चिक्की और समोसे लेकर आती हूँ। कहीं नहीं जाना अब, चल छोटी चल आ जाएगी, चल। अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम लोग? छोटी चला। क्या करती है ये? नहीं कि समय से पहुँचे। ला मुझे दो में छोटी तू भी ना। ठीक ठीक डिब्बे में चढ़े हैं ना? हाँ हाँ। बड़ी बड़ी तू ना अब बड़ी ही नहीं बूढ़ी भी होली है। गाड़ी बिना हरी झंडी दिखाए नहीं चलती। 5वीं कक्षा में थी तू तब से रटते आ रही है। इतना कि मुझे जो तुझसे 4 साल छोटी हूँ याद हो गया था। अच्छा याद है इन्हें। तभी ना सतना स्टेशन पर नल से पानी भरते हुए गाड़ी से छूटते छूटते बची थी ये। वो याद है। वो इसलिए क्योंकि गार्ड बाबू हरी झंडी से हवा करने लगे और इंजन ड्राइवर को लगा हरी झंडी दिखा रहे हैं। उन दोनों के कंफ्यूजन में मैं मारी गई थी तब। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी। वरना तो जानती हो जब हमारी मंजली उतरती है स्टेशन पर केले लेने पानी भरने, गार्ड बाबू क्या करते हैं? वो तो झट से अपनी हरी झंडी नीचे कर लेते हैं। तूने पूरी बात तो बताई नहीं। अपनी मंजली जब प्लेटफॉर्म पे केले खरीद रही होती है ना, तो गार्ड बाबू तो आकर कहते हैं, बहन जी इलाहाबाद की मशहूर है अमरूद, वो भी तुलवा ही लो, मैं गाड़ी रोके रखूंगा आपके लिए। तुम दोनों शैतानों चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मैं बोल रही हूँ। अरे दिखता नहीं है क्या? तेरे हाथ पैर तो काबू में नहीं रहते। छोटी कहीं की। संजली कहेगी, मंजली कहीं की और बड़ी कहीं की नहीं। अरे आप लोग का स्कूल जाने वाली लड़कियां है का? कितना शोर मचा रही हो? आज कितनी गर्मी हो रही है। ठहरो मैं शीशे खोलती हूँ। संभाल के बेटा, शीशा हाथ पर न गिरे झटके से। हाँ हाथ पैर तो इसके वैसे ही ठिकाने नहीं रहते। अच्छा सुन, उधर वाले भी खोल दे ना, सारे शीशे सारी खिड़कियां खोल दे। हुकुम चलाए जा रही है, यानी कि हाथ बढ़ाकर तो अपनी तरफ की खुद ही खोल ले। क्यों? गर्मी से बेहाल तू हुए जा रही है या मैं तो तेरे लिए कह रही थी जिससे तुझे ज्यादा ठंडक पहुंचे। तो ठीक है, मैं सिर्फ अपनी तरफ की खोलूंगी। हाँ, देख लो बड़ी कैसे तेरा मेरा कर रही है। गंदी बात है ना, तुमने ना इस छोटी को बचपन से ज्यादा सिर चढ़ा रखा है। कितना झगड़ती हो तुम दोनों, बच्चों से बढ़कर। कब बड़ी होगी? अरे हम क्यों बड़ी होने लग गए? बड़ी का पट्टा तो तुम लिखवा के लाई हो, तुम ही की तुम ही रहो। छोटी संजली, तुम दोनों अपने अपने घरों में भी ऐसे ही लड़ती हो क्या? सोच रहे तुम्हारे बच्चे क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में? बच्चे कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में। बच्चों को हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनके पिता को टाइम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इनफ मम्मी, बस इतना कहकर हमको चुप करा देंगे। इससे पूछो, छोटी के तो और भी अंग्रेज हैं मेरे वाले। अरे कानों में ईयरफोन और आंखों के सामने तमाम सारे फन गेम्स पजल्स। वे तो सिर्फ मोबाइल में ही बोलते हैं। और उनके पिता फोन पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वे घर से ऑफिस और ऑफिस से किसी न किसी एयरपोर्ट चले जाते हैं और वैसे ही लौटते भी हैं। बाप रे, इतने बिजी। शायद इसी से मनोज बाबू तुम लोगों के साथ कहीं आ जा नहीं पाते हैं, है ना? अरे नहीं, सब गए तो थे साथ में मेरे कहने पे। बच्चों को उनके पापा ने समझाया था, ट्रेन जर्नी इज वेरी एंजॉयबल, ईट एंड स्लीप, स्लीप एंड ईट। मम्मी ढेर सारी गुडीज बना के ले चलेगी। अच्छा फिर? मैंने बास्केट भरकर तमाम सारी चीजें पैक की, तरह तरह के खाने का ओवरस्टॉक। सारे रास्ते पूछती रही, नीता बबलू फ्रूट्स काटूं, आलू पूड़ी का रोल बना के दूं? और वो लैपटॉप मोबाइल के बीच में पूड़ी का रोल खत्म होने के साथ ही वापस हाथ फैला देते और मैं हाथों में बनावा पकड़ा के और बनाने लगती। अरे तब तक दूसरी हथेली फैल चुकी होती। अरे थमाते थमाते
सारी पूड़ियां ही खत्म हो गई। अरे मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसे कैसे? फिर क्या, मैं रोने लग गई। फिर तो बहुत पछताए होंगे ना? पछताते तो तब ना, जब उन्हें देखने या समझने की फुर्सत होती। तू रोई और वो जान भी नहीं पाए? बड़ी, जान जाते तो भी यही कहते ना, oh come on, it's all your fault। तुम्हें थोड़ी और पूड़ियां बनानी चाहिए थी। मान लो हम में से किसी ने 2-4 पूड़ियां और मांग ली होती तो? एक मदर को अपने बच्चों और एक वाइफ को अपने हस्बैंड की खुराक का पता तो होना ही चाहिए, है ना? और फिर पूड़ियां कम थी, मम्मी को खाने को नहीं मिली तो मम्मी रो रही है। इससे ज्यादा तमाशे वाली बात और कुछ हो सकती है क्या? अब से ना तू खूब ज्यादा पूरियां बांध कर ले जाया कर बेटा। छी, सबको खिलाकर तू भूखी रह गई। नहीं बड़ी, भूखी नहीं रही, भूखे रहे मेरे दुश्मन। मां कहती थी ना, औरत को छोटी बड़ी मुसीबत का सामना करना आना चाहिए, और अन्न देवता कुपित होते हैं तो अन्न को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो बस मैंने बचे हुए वालों की ब्रेड सैंडविच बना ली और खुद को समझदार मानकर खुश भी हो ली। शाबाश। अरे पर मैं जानती हूँ ना कि तुझे पूरियां कितनी अच्छी लगती हैं। इतनी सी थी तब से मैं तुझे शक्कर में मसल मसल कर खिलाया करती थी। लो शुरू हो गया इनका भरत मिलाप। ओ मंजली, तू भी तो हमसे बड़ी है, गलती से ही सही थोड़ा दुलार दिखा लिया कर। क्यों दुलारू? भाई तुम दोनों से बड़ी हो, बड़ी से तो छोटी हो। मुझे छोटी होना अच्छा लगता है। अरे मुझे भी। तू अपने आप को बड़ी समझने लगेगी फिर मेरा क्या होगा? अच्छा अच्छा ठीक है, अब सुनो, ये छोटी की बातें सुन के बहुत भूख लगाई है। अरे कौशल्या बीबी जी ने आलू पूरी बांध कर दी है। अरे अचार भी है क्या? हाँ। आप लोग जरा देर भी कायदे से चुप नहीं बैठ सकती? ट्रेन का डिब्बा है आपका घर। जब से चढ़ी हैं हम लोगों को चैन से बैठना मुश्किल कर दिया। सॉरी भाई साहब। अरे ये ढक्कन गिर गया था, हम अभी उठा लेते हैं और दोबारा नहीं गिराएंगे। सॉरी भाई साहब, हम चारों ना बहनें हैं, बहुत सालों बाद मिली हैं बस इस ट्रेन भर के लिए। ये तीनों है ना, ये मेरी छोटी बहनें हैं। अरे वाह बड़ी वाह, सिचुएशन संभालना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा भाई लो खाओ आलू पूरी। अरे आलू पूरी वगैरह से मुझे भी कुछ याद आया। है ना? मैं एक अनार लेकर आई हूँ। सच में? क्या? सारी दुनिया के इतिहास में ट्रेन में और जो कुछ भी खाया गया हो, केले, संतरे, पूरी, पराठे, मगर अनार, अनार कौन खाता है? अरे वैसे अनार से याद आया, संजली को ना अ से अनार मैंने ही सिखाया था। याद है तुझे? हाँ हाँ याद है ना। क्या था वो? अ से अम्मा, आ से आम, आओ मिलकर खाएं अनार। सचमुच कितनी सड़ी तुकबंदी है ना ये। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर क्या करती, किताब में लिखी थी तो याद करनी पड़ी थी। अरे तुझे कैसे अच्छी लगती, तू खुद जो इतनी अच्छी कविताएं लिखा करती थी, अब भी लिखती है ना संजली। अरे बचपन में तो हर कहीं चुपचाप लिखती ही रहती। दीवारों पर, खिड़कियों पर, पुरानी नोटबुक पर, डायरियों पर, हर कहीं गुंजाती ही रहती। अब भी लिखती है ना? नहीं अब नहीं लिखती। बहुत अच्छा किया, नहीं तो अभी तक ये जो सारी ट्रेन है ना, इसकी कविताओं का संग्रह बन गई होती। चुप कराओ इसे। क्यों बेटे, क्यों नहीं लिखती अब? एक बार कविता वाला कागज घर वालों के हाथ लग गया था, सबके सब खूब हंसे, तो बस फाड़ कर फेंक दी मैंने। अरे पर हंसे क्यों? और उनके हंसने पर तूने अपनी कविता फाड़ कर फेंक दी?
क्या करती बड़ी? एक बोला मम्मी की इस कविता में तो राइम तुक है ही नहीं, तो उनके पापा ने फट से खड़े होकर कहा अच्छा बेतुकी कविता लिखी है तुम्हारी माँ ने। तो तीसरा बोल पड़ा मेरे हिसाब से तो कविताओं से ज्यादा बेतुकी चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। वो कहते तो कहने देती, पर तुझे अपनी कविता फाड़कर फेंकनी नहीं चाहिए थी। तो क्या करती बड़ी? सहेज कर रखती, और क्या। मुझे अब भी याद है तेरी लिखी कविता का एक फटा कागज पड़ा था। अम्मा ने बड़े जतन से उसे सहेज कर पूजा वाले रामायण में रख लिया था। और संजली, अम्मा ने जो आसमान में खिड़की खोल रखी है हमें तकने के लिए, तो तेरी फटी हुई कविता की चिंदियां देखकर उसको कितना कष्ट हुआ होगा। हाँ। सोचा है कभी? और हो सकता है अम्मा ने संवार के रखी ली हो तेरी कविता की उड़ती हुई चिंदियां। सच? ठीक है, अब से मैं ढेर सारी कविताएं लिखूंगी और उन्हें आसमानी डाक से अम्मा के पास छुड़वा भी दिया करूंगी। अम्मा की यही वाली याद हम सबको सबसे ज्यादा आती है ना। घर की दूसरी मंजिल पर खड़ी हमारा रास्ता देखती हुई हमारी अम्मा। बाप रे, बाजार हाट मेले ठेले से लेकर स्कूल के सालाना जलसे तक जरा देर हुई नहीं कि अम्मा चिंता से बेहाल खिड़की पर हाजिर कि कहीं उसकी बेटियों को कोई चोट ना आई हो, उनका सर ना दुखा हो, कोई छींक ना आई हो, कोई तकलीफ ना हुई हो। और अब चाहे जितनी देर से घर लौटो कोई घबराने परेशान होने वाला नहीं, सिवाय इसके कि आ गई। चाय नाश्ता तो हो गया मेरा। अरे आधे पौन घंटे से पहले तुम खाना क्या ही दे पाओगी? तो जरा बर्फ तोड़कर बियर का ग्लास ही पकड़ा दो। और हाँ, गुप्ता जी को फोन करके बता दो कल मैं बाहर जा रहा हूं। किसी से याद आया, सुबह बहुत जल्दी निकलना है, तो तुम मेरा सूटकेस अभी पैक कर दो। तुमको भूलने और टालने की बड़ी बुरी बीमारी है। मैं भी भीड़ में धक्के खाती अभी ट्यूशन पढ़ा कर आई हूं। इतनी देर से घर लौटी तो तुम में से कोई मेरे लिए जरा सा भी घबराया? किसी ने सोचा कि मैं किसी गाड़ी मोटर के नीचे? आजकल तो भरी भीड़ में किडनैप कर लिए जाते हैं लोग। अरे वाह हमारी छप्पन छल्ली। अब तुम इस फेर में तो रहना मत कि तुमको कोई इस उम्र में किडनैप कर ले जाएगा। और हाँ, किसी गाड़ी मोटर के नीचे गलती से आ गई ना तो नुकसान उसी का होगा। वैसे तुम्हारे पर्स में रखी डायरी में घर का पता तो दर्ज ही है। अच्छा, तो तुम हमें सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करने की तरीके ढूंढते रहती हो और कुछ नहीं। काश कोई भला मानुष मुझे सचमुच किडनैप कर ले तो तुम लोगों को आटे दाल का भाव मालूम हो। ओ मैडम, बौरा गई हो क्या? जिस शौक खर्ची से तुम घर चलाती हो ना, इस फेर में मत रहना कि फिरौती भर की रकम मेरी जेब से निकलेगी। हाँ, अगर तुम दूध दही रिक्शे के किराए के बहाने जो मुझसे रकम झटकती रहती हो उसका पता बता दो तो शायद। शाह खर्ची से पिछले 24 सालों में तुमने सिर्फ कटौती के हवाई फरमान जारी किए हैं, बस। तो ठीक ही तो कहता हूं। शर्मा जी के घर की तरह सिर्फ 250 ग्राम कद्दू में काम नहीं चलाया जा सकता। सिर्फ एक थैली दूध नहीं मंगाई जा सकती। अरे कौन दूध पीता बच्चा बैठा है घर में? गुप्ता जी के यहाँ मेरी सिर्फ बर्तन धोती है, हमारे यहाँ झाड़ू पोछे, अरे भैया कपड़े तक की शाह खर्ची है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गुप्ता जी की बीवी 2,500 हजार के ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाती। ट्यूशन पढ़ाएंगी? बड़े होते बच्चों के खर्च की तुमसे बात करो तो तुम ही ने सर पर चढ़ा रखा है। क्या जरूरत है पॉकेट मनी देने की? बोल दो उनसे, उनके दोस्तों के बापों की तरह मेरी ऊपरी आमदनी की नौकरी नहीं है। बस। अरे देखो
मुगल सराय आ गया। यहाँ ना गाड़ी बहुत देर तक रुकती है, जंक्शन है ना। हाँ देखो कैसी ताजी भुनी सौंधी सौंधी मूंगफलियां मिल रही हैं। चल संजरी चल, हम छील कर नमक के साथ खाएंगे, आजा। और तुम दोनों परेशान मत होना, हम हरी झंडी पे नजर रखेंगे। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। क्या हुआ मंजली? अरे कुछ ये नहीं। ये चोट कैसी? कब? हाँ, बताया नहीं। अरे रसोई घर में आलू प्याज की टोकरी उठा रही थी नीचे झुककर, तो ऊपर अलमारी का कोना लग गया। ये तो बहुत गहरा घाव है बेटा। ये टांके लगवाने पड़े होंगे ना? हम गर्मा गर्म भजिया खा के आते हैं, तुम दोनों घबराना मत। हाँ। रौनक? हाँ? सर्वेश बाबू कुछ नहीं कहते बेटे से? इन्होंने समय रहते रौनक को कुछ कहा होता या कुछ समझाया होता तो बड़ी ये नौबत नहीं आती आज। रौनक तो बिल्कुल हाथ से निकल चुका है। पर चाहिए क्या था उसे? चाहिए क्या था? मोटरसाइकिल। पता है अपने दोस्तों के मोटरसाइकिलों से 4 एक्सीडेंट करा चुका है। और उस दिन जब उसने अपने लिए मोटरसाइकिल की मांग की तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं चिल्ला पड़ी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो सब, और फिर ये बड़ी, अब तुमसे क्या छुपाऊं मैं? रौनक को देख देख कर अब छोटा भी। क्या? छोटा भी? छोटी, चाय वाले भैया को आवाज लगा, जल्दी कर। तू जा, तू आंखें धो आ जा। ये दोनों आती होंगी, देखेंगी तो तूफान मचा देंगे। तू जा। अरे वो चाय वाले भैया, जरा 4 कुल्हड़ गर्मा गर्म चाय दो। बड़ी मंजली कहाँ गई? वो उसे इसी वक्त बाथरूम जाना था। गरम चाय दे लो। अच्छा, तू क्या पूछ रही थी? बड़ी कहाँ है? अब मैं बाथरूम भी तुझसे पूछ के जाऊंगी क्या? बड़ी नहीं, मंजली तुझे पूछ रही थी। हाँ, और इतनी चाय गरम अच्छी चाय लग रही है है। बड़ी, अच्छी लग रही है चाय। लेकिन गरम बहुत है। बड़ी, तुम्हारा भी मन करता होगा ना हमारे जैसे लड़ने झगड़ने को? क्यों नहीं? बड़ी और मेरे लड़ने की कोई गुंजाइश छोड़ी है तुमने? तूने और इस छोटी ने जन्म जन्म की लड़ाकनो हो तुम। वाह जी वाह, चली है बड़ी की बराबरी करने। देख कैसे दूध की धुली बन रही है। हम दोनों को अच्छे से याद है, हम बचपन में जो भी तोड़ते, गिराते, खाते, चुराते, सबकी चुगली जाकर अम्मा से कराती थी। क्यों ना करती? मैं तुम दोनों से बड़ी तो थी। मिलॉर्ड, ये मंजली अपनी खुराफातों पर पर्दा डाल रही है, वरना तो कच्ची इमली, खट्टी अमिया, अमचूर, चीनी सब चुरा कर खाती थी। और हाँ, दूध के ऊपर की मलाई भी। अरे दूध की मलाई खा खा कर तो ये इतनी गबदुल्ली सी हो गई थी कि ये सभी को इस पर प्यार आता था। तो अब भी तो देखो कैसे फूल कर कुप्पा हो रही है, और हम दोनों छोटियां। अरे तुम दोनों तो सीख सलाई सी थी। हाँ, इन दोनों चिनमिनों को छुपाने और तंग आने पर चाटा लगाने की जिम्मेदारी अम्मा, बड़ी और मुझे ही दिया करती थी। हाँ, और अम्मा का आदेश मिलते ही
ये संजली आप देखती थी ना ताऊ, बस हमें चांटे जड़ दिया करती थी। बिल्कुल। शोषण, धोखाधड़ी और अत्याचार के जितने आरोप इस मंजली पर हैं, अरे मैं तो कहती हूँ आज जो देश की हालत है उसकी आधी से ज्यादा जिम्मेदारी इसी मंजली पर है। आज तेरे कान खींच के रखूंगी मैं। अच्छा छोड़ा, अच्छा तूने कुछ नहीं किया। अच्छा बड़ी तो ठीक है। हाँ ये रो रही है। हम अपने ही दुखों के राग आलाप कर उसकी झोली ठूस ठूस भरते रहे और कभी पूछा ही नहीं कि बड़ी तुझे क्या दुख है। वो हम सब की सुनती, समझती, सहलाती और बहलाती रही, बट उसके मन की गांठें। अरे क्या हुआ, तुम सब इतनी चुप क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं, वो आज स्टेशन बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना। ये गाड़ी आज थोड़ी सी लेट हो जाती तो पता नहीं कुछ बिगड़ जाता क्या इसका। अरे कैसी बच्चों जैसी नटखटिया बातें। फिर न जाने कब कर पाए ना बड़ी ऐसी ऊटपटांग बेतू की बातें। अरे ये पुल, ये अभी भी वैसा ही किस्सा है। ले लो सिक्के, ले लो, ये लो। अच्छा बड़ी, तुम जब छोटी थी तो कैसी दिखती थी? ले, तूने इसकी बचपन वाली वो फोटो नहीं देखी? भाई लेसदार फ्रॉक हुआ करते थे और नन्हे नन्हे बूट, लेकिन हाथों में जापानी गुड़िया। जापानी गुड़िया? अरे तब तक तो मैं अकेली ही थी ना। ये मंजली गब्दुल्ली तो 4 साल बाद पैदा हुई थी, तो जरा सी छींक आई या जरा सी हिचकी ले ली मैंने तो तहलका मच जाता। डॉक्टर, वैद्य, दीठ, दिठौने, अरे राई मिर्चें उतारी जाती। और उस जमाने में भी मर्तबानों में मेरे लिए बिस्किट और टॉफियां रखी जाती थी कि पता नहीं मैं कब किस चीज की फरमाइश कर बैठूं। बट बड़ी, तुम कुछ खाती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे याद है अम्मा हम छोटियों के सामने भी तुम्हारी ही चिंता में हल्का हैं। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता कि हम सोचते आज हम भी नहीं खाएंगे, देखते हैं अम्मा हमें भी प्यार से खिलाती है कि नहीं। लेकिन 1 आध घंटे में ही हम रसोई घर में भागते और आंवले का मुरब्बा निकाल निकाल कर खा रहे होते। लेकिन सच कहूँ तो बड़ी तुम पे लुटते लाड को देखकर गुस्सा आता था कभी कभी। हमारी अम्मा, हमारे बाबूजी, हम बेटियों को देखकर कभी दुखी नहीं हुए ना। उन्होंने अपने स्नेह से हमें इतना पूर दिया, लाड दुलार की इतनी भरपाई की कि हम सारे जीवन अघाए रहे। जीवन में आने वाले सब दुख, सब दुरापादों को सह लड़ ले जाएं। बड़ी आज तू अपने बारे में बता, अपने दुखों के बारे में। क्या क्या सहना पड़ा, किस किस से लड़ना पड़ा। बड़ी आज बता ही दे हम सबको, क्यों छोड़ी थी तूने वो हवेली, क्यों त्यागा था राम की जगह सीता ने वो राजपाट, वो सब सुख बड़ी, वो सब सुविधाएं। सुख नहीं, सिर्फ सुविधाएं। और सुविधाएं दुख या सुख का कारण नहीं हुआ करती। तब फिर कारण हमारे बाहर से ज्यादा हमारे अंदर हुआ करते हैं छोटी। हाँ तो बस समझ लो कि मन हट कर बैठा कि बहुत हो गया, अब इस हवेली में रहना नहीं हो पाएगा। यूं ही बुझौलियां मत बुझाओ बड़ी। हाँ बड़ी, आज सब कुछ बताओ, एक एक शब्द, कब, क्यों, कैसे। बस ऐसे ही किसी जलसे की शाम। बैठक खाने से आवाज आ रही थी, अपनी अपनी खानदानों की खूबियां बखानी जा रही थी। राव उमराव सिंह की आवाज बुलंद हुई, हमारे यहाँ तो बेटे की पैदाइश पर बंदूकें दागी जाती हैं जनाब। बाकायदा ऐलान किया जाता है खानदान के नए वारिस की पैदाइश का। हमारे यहाँ तो बंदूकें दोनों ही हाल में दगती हैं उमराव सिंह। बेटा हुआ तो भी, बेटा ना हुआ तो भी।
मैंने लाख पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन उस दिन के बाद सोते जागते रात दिन वो शब्द मेरे अंदर दबते रहे। मैं उन आवाजों से डर कर सुन्न होती चली गई। मेरे लेसदार फ्रॉकों की झालरें नुचती चली गई। मेरे हाथों में पकड़ी जापानी गुड़िया क्षत विक्षत थी और टॉफियों वाले मेरे मर्तबान चकनाचूर। मैं शहजादियों वाले झूले की ऊंची पैंग से औंधे मुंह नीचे गिरी थी। आ! 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 अचानक मुझे लगा कि मेरी कोख को सूख कर सहम जाना चाहिए, हमेशा के लिए बंजर। और तुमने हवेली छोड़ दी? वहां पाने लायक था भी क्या जो रखने सहेजने को मन होता। सहेजने लायक तो हमारा वो बचपन था जो हमने जिया। मन में सोचा कि अहंकार के इस बर्बर साए में भावी संततियां भला कैसे पलेंगी फूलेंगी। बेटी हो चाहे बेटा, कोई सृष्टि नहीं पनपने वाली थी यहां। धीरे धीरे हवेली की पथरीली मनहूसियत समझ में आने लगी थी, जिसमें बरसों से किसी बेटी की किलकारी नहीं गूंजी थी। फिर बड़ी? फिर बहुत सोचा और शुभांगी को ले आई। मैं प्रतिश्रुत थी, हवेली के प्रति भी अन्याय नहीं कर सकती थी ना। शुभांगी, तुम्हारी दृष्टि इतनी खरी और निष्पाप है कि तुमसे झूठ बोलना तुम्हारे साथ छल होगा। मेरा बांझपन मेरे स्वयं का चुनाव है। जो अन्याय इतनी कोखों के साथ इस हवेली की पीढ़ियां करती आई हैं, उसका प्रतिशोध मैं भी करूंगी दीदी। हम एक नई शुरुआत करेंगे। बड़ी, लोग कहते हैं कि शुभांगी पर बहुत जुल्म हुए थे और उन पर बंदूक भी चली थी। नहीं, वो तो हवेली का भाग्य पलटने आई थी, अपना काम करके चली गई, एक करिश्मे की तरह। शुभांगी, 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 घबराना मत बेटा। अरे सुनो, डॉक्टर साहब को बुलाकर लाओ। जाओ जाओ और चादर भी ले आना। शुभांगी, शुभांगी, सब ठीक होगा। हाँ बेटा, सब ठीक होगा, घबराना मत। चादर लगाइए ठीक से। हाँ। जोर लगाइए, ऐसे नहीं, लंबी लंबी सांस लीजिए और जोर लगाइए। जोर लगाइए थोड़ा और। बेटी हुई है। अरे जुड़वा बच्चे हैं और दूसरे शिशु के गले में नाल फंस गई है। मुझे औजार से बच्चे को निकालना होगा। लगता है माँ बहुत थक गई है। औजार से? ठीक ठीक है डॉक्टर साहब। बेटा तो घबराना मत, सब ठीक होगा, हिम्मत रखना। एक बार और जोर लगाइए। हाँ बस, ये लीजिए, बेटा हुआ है। देखा बड़ी दी, टेव रखी ना मैंने। राय साहब ने अनमने मन से ही सही बेटी स्वीकारने का वचन दिया। निढाल, लस्त, निस्तेज होते हुए भी मेरी तरफ देखकर हंसी थी। कई उपायों के बावजूद डॉक्टर उसके झोंकों में होता रक्तस्राव नहीं रोक पाए थे। सब उसे धीरे धीरे अस्त होते देखते रहे।
तो इसका मतलब वो बंदूक वाली बात सही थी। राय साहब ने खुद शुभांगी के सम्मान में दागी थी और उसकी चिता के हवाले कर दी थी। मेरे जीवन के सबसे सुंदर सच शुभांगी से जुड़ी स्मृतियां हैं। न जाने कितनी पीढ़ियों की अजन्मी बेटियों का ऋण हम पर था, जो हमारे बचपन वाले लाड दुलार की अपार संपदा से वंचित कर दी गई। अरे उमेदपुर आ गया। रेलगाड़ी की ये सारी रात हमने आंखों ही आंखों में बिता दी। सुबह होने को आई। मंजली, कुल 3 स्टेशन बाद तो तुमको भी उतरना है ना? हाँ, और फिर 2 स्टेशन बाद संजनी उतरेगी और वहां से बस पकड़ेगी। और फिर बड़ी उतरेगी। ये छोटी तो आखिरी स्टेशन तक गाड़ी का पिंड नहीं छोड़ने वाली। अच्छा सुन, बड़ी को ध्यान से उतार लेना, ठीक है? अरे मेरी चिंता मत करो, मनु और प्रिया आएंगे तो उतार लेंगे। एक और स्टेशन गुजर गया, गाड़ी तो रुकी ही नहीं। पता नहीं क्या आफत आई है इस गाड़ी पर आज। बदहवास हुई भागी चली जा रही है। हमेशा तो लेट होती है ये ट्रेन, आज लेट भी नहीं हुई। बड़ी, अगर हम इस गाड़ी के इंजन को पीछे की तरफ लगा दें तो ये रेल उल्टी चलने लग जाएगी ना, और हम सब ऐसे ही बैठे रहेंगे साथ साथ। अरे वाह छोटी, क्या बात सूझी है तुझे। तब तक हम चारों अपने ठिकानों पर होंगे, अलग अलग। लो, मंजली का स्टेशन भी आ गया।